प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो हिंदी का आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो इससे पहले हम 2 कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, और इससे आपका काफ़ी सुधार होगा। इससे हिंदी में आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद के चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है वर्णमाला। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, और ध्वनि का लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। कह रहा है इसमें एक विराम चिन्ह प्रयोग होगा, तो वो कौन सा विराम चिन्ह है जो इसमें प्रयोग होगा। तो हम देख रहे हैं ये वाला तो होगा नहीं। तो हम देख रहे हैं अनिल घर आया, घर आया, तो यहाँ पे अल्प विराम प्रयोग होगा। आया के बाद अल्प विराम होगा, ये वाला घर आया मतलब थोड़ा, यहाँ पे अल्प विराम थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा से। अनिल घर आया अल्प विराम, फिर थोड़ी देर रुका और चला गया। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है सी वाला। तो अल्प विराम इसमें प्रयोग होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि संज्ञा का भेद नहीं है, इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। तो हम देख रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जैसे राम हो गया, ये हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक भी होता है, जैसे लड़की, तो ये सारी लड़कियों का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक हो गया। भाववाचक भी संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, लेकिन निजवाचक संज्ञा नहीं होता है, यानी ये वाला संज्ञा का प्रकार नहीं है, ये सर्वनाम का प्रकार है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। करा कि इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। कह रहा है कि इनमें से सर्वनाम की कौन सी परिभाषा उपयुक्त है। तो देख लेते हैं। क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला गलत है, विशेषण के स्थान पर गलत है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम, मैं कह दिया कि राम घर गया, तो मैं राम की जगह लगा सकता हूँ। जैसे मैं कह दिया कि राम घर गया, फिर राम वहाँ से वापस आ गया, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि राम घर गया और वह वहाँ से वापस आ गया। तो राम के लिए हम वह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो राम जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और वह जो है हमारा वो सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। हमें बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। तो आग हमारा विशेषण नहीं है, आग हमारा विशेषण नहीं, सॉरी, प्रश्न दे रखा है कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो आग जो है हमारा वो विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है। अघिन भी विशेषण नहीं है। तो हम देख रहे हैं आग्ने जो है, तो हम आग्ने के बाद कोई शब्द लगा लेते हैं, तो जो विशेषण होता है वो विशेषता बताता है। तो आग्ने के बाद हम शब्द लगा लेते हैं आग्ने चट्टान, आग्ने चट्टान। तो हम देख रहे हैं इस चट्टान की विशेषता बता रहा है, चट्टान कैसी है, चट्टान आग्ने है, तो ये हमारा विशेषण हो गया। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं, क्रिया के रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया सी, वाच्य। तो क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक तो सकर्मक, एक तो अकर्मक। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। कह रहा है कि अव्यय के इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है अव्यय अविकारी होते हैं, तो ये सही है। जैसे आ गया तथा, तो ये अव्यय है। तथा अविकारी, अविकारी का मतलब ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और पुरुष कारक आदि के हिसाब से न बदलें, वो हमेशा एक जैसे रहें। जैसे तथा और ये जो शब्द हैं ये अव्यय हैं, इनका आप कहीं भी प्रयोग कर देंगे, कहीं भी, ये कभी भी बदलेंगे नहीं, ये हमेशा तथा और ही रहेंगे। ना तो ये बहुवचन होंगे, ना तो ये स्त्रीलिंग, ना तो पुरुषलिंग, तो उसे ही हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय अविकारी शब्द होते हैं जो वो नहीं बदलते। आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सवाल है हमारा कि दिए गए शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब वो पुरुषलिंग है। तो हम देखें रामायण, तो जो पुस्तकें होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं, तो रामायण हमारा स्त्रीलिंग है। रामायण अच्छी बुक है, अच्छी बुक है। रामायण अच्छा बुक नहीं होता है, रामायण अच्छी बुक है। तो रामायण अच्छी बुक है, एक शब्द बनाएंगे तो हम अच्छी आ रहा है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। फिर मछली, मछली जल में तैरती है, तैरता नहीं है, तैरती है, तो मछली भी स्त्रीलिंग हो गया। फिर प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना होता नहीं, प्रार्थना हो रही है। ठीक है, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग हो गया। फिर मकान, मकान बन रहा है, मकान बन रही है नहीं होता है, मकान बन रहा है,
तो ये हमारा पुल्लिंग हो गया, ये हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा कि निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से असंगत बताइए। कह रहा कि कौन सा असंगत है। तो हम देख रहे हैं सर्दी का सर्दियाँ, ये सही है, सर्दी का सर्दियाँ होता है। बहन का बहने होता है, ये भी सही है। गुब्बारा का गुब्बारे, ये भी सही है। लेकिन देख रहे हैं झाड़ी, झाड़ी का झाड़ियाँ दे रखा है, झाड़ियों, लेकिन ये झाड़ियाँ नहीं होता है, झाड़ी का झाड़ियाँ होता है। ये झाड़ियों नहीं रहेगा, झाड़ी का झाड़ियों रहेगा, झाड़ियाँ रहेगा। ठीक है, झाड़ी का झाड़ियाँ रहेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा क्वेश्चन नंबर 10 कि महेश गीत गा रहा था। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल बताना है। तो हम देख रहे हैं महेश गीत गा रहा था, गा रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। कह रहा है कि उससे दौड़ा नहीं जाता, वाच्य में कौन सा वाक्य है। तो इसका सही आंसर है भाववाच्य, भाववाच्य। उससे दौड़ा नहीं जाता, तो इसमें भाववाच्य है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पी की परसर्ग वे सहायक शब्द हैं, परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच कुछ संबंध स्थापित करते हैं। तो ये हमारा सही है। परसर्ग मतलब क्या होता है, कारक, जो कारक होता है ना, उसी को परसर्ग, परसर्ग बोलते हैं। तो कारक क्या करते हैं, शब्दों के बीच में संबंध बताते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो ये जो का है यही परसर्ग है, यही कारक है, यानी संबंध कारक हो गया। तो जो परसर्ग है उसी को ही हम कारक बोलते हैं, और कारक क्या करते हैं, शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि तत्सम शब्द अप्सरा, अप्सरा का तद्भव हमें बताना है। तो अप्सरा का अक्षरा होगा, अप्सरा, अप्सरा, अप्सरा का अक्षरा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि पराधीन में कौन सा उपसर्ग लगा है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो हमको पता है पर धन आधीन, पर धन आधीन, पर धन आधीन। तो पराधीन में पर उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन नंबर ए पर धन आधीन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय बताना है। तो केंद्रित और अधिकता में हमें प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय लगा है। तो हम देख रहे हैं केंद्रित, यहाँ पे छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो छोटी की मात्रा और तो इत लगा है, और उसके बाद अधिकता में अधिक प्लस ता, अधिकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा क्वेश्चन है कि हमें पाप से बचना चाहिए, हमें पाप से बचना चाहिए। तो पाप का हमें विलोम बताना है, तो पाप का पुण्य होगा, तो पाप का हो गया पुण्य। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से अनघ का विलोम बताना है। तो अनघ का हो जाएगा अघि, अनघ का अघि, अनघ का अघ होता है या अघि होता है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य रिक्त स्थान भरना है, यानी यहाँ पे हमें रिक्त स्थान भरना है। कह रहा है कि विधानसभा का चुनाव एक निश्चित, फिर खाली स्थान है, के लिए होता है। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित के लिए होता है। तो यहाँ पे समय भरेंगे या अवधि भरेंगे या युग भरेंगे या काल भरेंगे। तो हम यहाँ पे अवधि भरेंगे कि विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से कौन अरण्य का परिवाची है। तो अरण्य का परिवाची बताना है। तो हम देख रहे हैं अरण्य का परिवाची ऑप्शन नंबर सी कांतर। तो अरण्य जो है वो वन का परिवाची है। तो वन का मैंने कई बार करा रखा है वन का परिवाची। तो वन का परिवाची होता है अरण्य और इसी का परिवाची होता है कांतर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मान का अर्थ नहीं है। मान का अर्थ नहीं है, तो इज्जत मतलब मान होता है, नहीं बोलते हैं कि अपना मान सम्मान बचा के रखना, इज्जत बचा के रखना। फिर अभिमान, अभिमान मतलब भी वही होता है मान। फिर सम्मान मतलब भी होता है मान, मतलब अपना मान करना चाहिए, किसी का मान करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो श्रेष्ठ है वो मान का अर्थ नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अभय उभय के समरूपी शर्त बताना है, यानी अभय और उभय का कौन सा अर्थ इसमें है, समानार्थी शब्द कौन सा है। तो हम देख रहे हैं अभय का मतलब होता है निडर और उभय का मतलब होता है दोनों में। जैसे मान लेते हैं कि 2x हो गया और 3x हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि इनमें उभयनिष्ठ कौन है, उभयनिष्ठ, तो x इसमें दोनों में कॉमन है, तो x उभयनिष्ठ हो गया।
तो उभय मतलब होता है जो दोनों में हो, और अभय मतलब होता है निडर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य चुनिए। तो द्विज का अर्थ क्या होता है? 2 बार जन्म लेने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी 2 बार जन्म लेने वाला। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ, तो अज्ञ का अर्थ जो कुछ न जानता हो। अज्ञ मतलब जो कुछ न जानता हो। ठीक, तो अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ न जानता हो। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो हम देख रहे हैं अनुदित, अनुधन उदित, तो ये सही है। छोटा उ और छोटा उ मिलकर बड़ा यू हो जाएगा। ठीक है, फिर देख रहे हैं अवनिंद्र, अवनि धन इंद्र, अवनिंद्र, ये भी सही है। फिर देख रहे हैं श्रद्धानंद, तो श्रद्ध धन आनंद, तो ये श्रद्धा रहेगा, श्रद्ध नहीं रहेगा, श्रद्धा रहेगा, तो ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि यथोचित में किस समास का प्रयोग हुआ है? यथोचित, तो हम देख रहे हैं यथा धन उचित, यथोचित, यहाँ पे यथा जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो कहीं भी उपसर्ग का प्रयोग होता है तो कहीं भी उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है तो वो अव्ययी समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अव्ययी समास। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला ऑप्शन है कि हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, आयात निर्यात यहाँ पे, तो ये हमारा सही है, ये तो हमारा सही है। फिर दूसरा देख लें, हमारे देश में आयात निर्यात होता है, ये गलत है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए ही मुझे लग रहा है सही है। हम ये देख लेते हैं हमारा देश को, तो ये भी गलत हो गया। हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? स्थायी भाव की उत्पत्ति किसके कारण होती है? तो स्थायी भाव की उत्पत्ति कारण विभाव के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी विभाव। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है? छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 8। तो गणों की संख्या 8 होती है। तो इसे आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो गढ़ होते हैं उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो होता है यगड़ मगड़ तगड़ ऐसे करके होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि गणों की संख्या 8 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही व स्वर की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे आप इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अत्यानुप्रास, अत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो ये अनुप्रास अलंकार का भेद है, अत्यानुप्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता? यानी ये 4 वर्ड दिए गए हैं, कह रहा है कि किस वर्ड से किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता। तो हम देख रहे हैं फल से आरंभ होता है, हमारा फल होता है, फ से बहुत चीज़ होता है, फल होता है, और ड से भी डमरू होता है, और ज से जहाज होता है, लेकिन ड से हम देख रहे हैं ड से किसी वर्ड शब्द की शुरुआत नहीं होता है, किसी भी शब्द का शुरुआत नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि गूंगे का गुड़ लोकोक्ति का अर्थ बताइए। गूंगे का गुड़ लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी अवर्णी सुख, अवर्णी सुख। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, गूंगे का गुड़ अवर्णी सुख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी की कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ, तो कहीं ठौर ठिकाना न होना, न तो इधर का होना न तो उधर को होना, कहीं ठौर ठिकाना न होना। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन थे? हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो रचना है इसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अब यहाँ से हमारा गद्यांश आ गया। तो अब ये गद्यांश से आप लोग इसे पढ़ लीजिए, मैंने इसे 2-3 बार पढ़ा है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा कि हमारे बाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं। अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्ति करेगी जिनके चरित्र और सिद्धांत की विशेषता नहीं, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र
पर भी उसी का छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार सर्वार्थ और अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम। तो यहाँ पे ये सारा गद्यांश दे रखा है, आप लोग गद्यांश एक बार पढ़ लीजिए। मैंने 2-3 बार पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ूंगा तो फालतू में 2-3 मिनट का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार और मैं दिखा देता हूँ, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा दे रखा है, ठीक है, पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा आंसर दे देता हूँ इसका, ठीक है। तो गद्यांश में हमारा पहला क्वेश्चन है कि सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। इसका ऑप्शन नंबर सी है आत्मनिर्भरता और आत्मबल, आत्मनिर्भरता और आत्मबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों को विलोम के रूप में क्रमशः विकल्प में है। स्वार्थमय और अस्थिर का विलोम हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, देख रहे हैं, स्वार्थ का मतलब निस्वार्थ होता है और अस्थिर का मतलब होता है गतिहीन। तो ये हो गया हमारा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 36 हमारा दे रखा है कि सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों में लिंग क्रम से है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और पुल्लिंग, ठीक है। फिर 37 हम देख लेते हैं, जीवन की सफलता की पहली पीढ़ी कौन सी है। जीवन की सफलता की पहली पीढ़ी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भर बनना। तो आत्मनिर्भर बनना ये हो गया इसका सही आंसर। तो ये हो गया हमारा 3 प्रैक्टिस सेट। तो आई होप कि आप लोगों ने करा होगा। तो जो क्वेश्चन आपको अजीब लगा होगा उसे लिख लीजिएगा, ठीक है।